हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कि आपको पता है, हम लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक था स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने उसके आपको अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन कराए हैं। तो देखो, उसको उस सेशन को जाके देख लेना, क्लासेस को। वो 5 क्लासेस में मैंने पढ़ाया है। 10-10 क्वेश्चन में, मतलब 10-10 क्वेश्चन ईच क्लासेस में है। तो देखो आज क्या है। देखो, आज का मेरा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब कि टॉपिक है। और इस मतलब कि ये टॉपिक है ना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस वाले टॉपिक में काफ़ी क्वेश्चन ना स्टूडेंट गलत करते हैं। क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बेसिस पे आपको अजम्पशन लेना पड़ता है। देखो, स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट होता है, हिंदी में इसको कथन कहते हैं। अजम्पशन अजम्पशन मतलब होता है कि मान लो इसमें अजम्पशन है कि एक स्टेटमेंट है, उससे क्या अजम्पशन ले सकते हैं, मतलब उससे क्या पूर्व धारणा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो आप जो भी कहते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ सोच के तो बोलते होंगे। जो सोच के बोलते हैं ना, तो उसी को हम कहते हैं पूर्व धारणा है। या इसके मतलब स्टेटमेंट बोलने के पीछे आपकी मान्यता क्या है, मतलब क्या आपने समझ के बोला, यही होता है। मैं आगे अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या इस तरीके से होता है। तो फिलहाल इसको समझो, ये होती है आपकी कथन और ये होते हैं मान्यता या पूर्व धारणा। मतलब बोलने से पहले, मतलब आप बोल रहे हो कुछ भी, बोलने बोलने से पहले आपने तो कुछ सोचा होगा, जब भी तो कुछ बोला होगा। उसको बोलने का पीछे क्या आपकी पूर्व धारणा है, वो हमें बताना होता है। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में कवरेज होता है। आपको पता है, लॉजिकल रीजनिंग में आपके 13 to 15 क्वेश्चन भी जाते हैं मेंस में। पीओ की बात कर रहा हूँ। तो उसमें देखो, ये वाला टॉपिक है, काफ़ी वेटेज इसका इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसका पार्ट नंबर 1 है। आज क्या है। देखो, आज तो मैं इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, मतलब कि इसके कॉन्सेप्ट सारे करवाऊंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हैं। वैसे काफ़ी मतलब कि आपका मतलब क्वेश्चन में इसमें आप, अगर मैं 2-3 बात बताऊंगा, अगर वो ध्यान रखोगे तो ये सारे क्वेश्चन, मतलब कि सारे तो नहीं, मतलब आप 99% तो इनको सही कर ही लोगे। और अगर आप ध्यान से करोगे तो आप 100% भी एक्यूरेसी से कर सकते हो। तो इसका पार्ट नंबर 1 है। आज मेरे पास 10 क्वेश्चन है और प्लस मेरे कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखो, उससे पहले देखो, आपको ये पता ही है, मेरी 100+ पजल की सीरीज चल रही है। आपको ये प्री के लिए, सिर्फ प्री के लिए, बैंक पी और क्लर्क के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अप्रोक्स शायद इसके 30+ से ज़्यादा मैं क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ, देख लेना प्ले लिस्ट में जाके। और मेंस की क्लास करनी है पजल की, तो देखो मेंस का भी वहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाएगा, जाके चैनल पे देख लेना। आगे चलते हैं। देखो, ये भी आपको पता है, ये भी आपका मेंस का ही होता है, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें न्यू पैटर्न का हम कोप कर रहे हैं, तो इसकी भी काफ़ी सारी क्लास हो चुकी है। पुराना लगा हुआ है, पार्ट 3 नहीं है इसकी, तो शायद 15 से ज़्यादा हो चुकी है। आप जाके देख लेना, उधर मिल जाएगी। और एक मशीन इनपुट आउटपुट है, वो भी आपको मिल जाएगा। देखो, ये रहा मशीन इनपुट आउटपुट भी आ गया यहाँ पर। इसकी भी देखोगे ना, 15-20 से ज़्यादा क्लास हो चुकी है, वहाँ पर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सब मिल जाएंगे। ये भी मेंस का टॉपिक है। देखो क्या है। देखो, इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया था, पहली क्लास आपने देखी होगी मेरी कोर्स ऑफ एक्शन की, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। कहा था पहला टॉपिक तो ये करेंगे, फिर इसके बाद ये, मतलब इस तरीके से करेंगे 6 टॉपिक। देखो यहाँ मैंने डन लिखा, ये टॉपिक मेरे हिसाब से हो गया है, मैंने आपको पूरी अच्छी तरह करवा दिया है। आज का टॉपिक है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, पढ़ते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या होता है। पहले तो हम थोरिटिकली पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। उसके अंदर क्या होगा, देखो उसके अंदर कुछ ही पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट ध्यान नहीं देते, तो वो आप फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखो ये क्या है। देखो, ये रहा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये देखो क्या है, देखो क्या लिखा है, इससे समझो। एन अजम्पशन इज बीइंग थिंग विच इज अज्यूम्ड, सपोज्ड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड। मतलब वो ये जो मैंने पहले बताया, अजम्पशन वह है जो आपको अज्यूम्ड, मतलब अज्यूम मानते हो, मतलब अज्यूम करते हो, या सपोज करते हो, टेकन हो, जो आपको स्टेटमेंट दी है। तो देखो ये वाला इतना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे पढ़ते हैं मोस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑन स्टेटमेंट अजम्पशन गिवन यू। स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट में दिए जाते हैं, एंड फॉलो अप विद टू फर्दर स्टेटमेंट। देखो दो बोला है यहाँ पर, कितने भी दे सकते हैं, फिलहाल दो से स्टार्ट करेंगे। विच हैव टू टेस्टेड फॉर वेदर दे आर इम्प्लीमेंटेड, मतलब इम्प्लीमेंटेड है, मतलब कि उसके अंतर नहीं था इन ओरिजिनल स्टेटमेंट और नॉट। ठीक है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर एन अजम्पशन इज इम्प्लीमेंटेड इन अ स्टेटमेंट, द बेस्ट वे, देखो यहाँ से पढ़ो, द बेस्ट वे डू सो इट लुक एट ओरिजिनल स्टेटमेंट। वही कह रहा है, पहले आप स्टेटमेंट को देखो। इन क्वेश्चन में दिया है, बाई नेगेटिंग एंड अजम्पशन विच बीइंग टेस्टेड,
इन केस द अजम्पशन बीइंग टेस्टेड इज इम्प्लीमेंटेड नेगेटिव विल अफेक्ट द वीकनिंग एंड आर्गूमेंट ऑफ द ओरिजिनल। देखो इसमें इतनी बड़ी कहानी है, इसका मतलब वही है कि देखो यहाँ पर हिंदी में भी दिया है, इसको पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें खास, कि आपको ना एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसको कथन कहते हैं हिंदी में। फिर आपको दो दिए होंगे, मिनिमम तो दो थे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, फिलहाल दो से करेंगे। उसमें क्या दिया जाता है, दो आपके क्या कहते हैं वो दिए जाते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर है, यहाँ छोड़ो, यहीं पर देखो, दो यहाँ पर क्या लिखा है आपका, जो फॉलो करते हैं, मतलब कि इसका मतलब कि जो आपको देखो स्टेटमेंट दो अजम्पशन दिए जाते हैं। हाँ, स्टेटमेंट हो गया अजम्पशन। आपको ना क्या करना होता है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को समझना होता है। फिर इसके देखो इसका बेस्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ, कोई ज़्यादा खास नहीं होता। देखो अभी तक हमने जो करा था कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन आपने पढ़ा होगा, तो आप उसमें एक जज बन के समझ के करो, या सुप्रीम अथॉरिटी, तो आपकी कभी गलत नहीं होगी। देखो जब अजम्पशन होता है ना, अजम्पशन, तो अजम्पशन हमें अपने हिसाब से नहीं सोचना होता, हमें दूसरे के हिसाब से सोचना होता है। मान लो जैसे कि आपको पता है आजकल के जो लीडर होते हैं वो कहते हैं, कुछ कह देते हैं, फिर न्यूज़ में आता है कि भाई इनके कहने का तो मतलब ये था, तो वो फिर वो कहते हैं हमारे कहने का मतलब नहीं ये था। तो इस तरीके के आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो देखो क्या होता है, देखो इसमें हमें ना जो कहने वाला है, जो व्यक्ति कहने वाला, उसके हिसाब से सोचना पड़ता है कि देखो उसने कुछ कह दिया, कुछ भी बोल दिया, उसने एक लाइन बोल दी, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। वो लाइन बोली, तो उसने क्या समझ के ये लाइन बोली है, कुछ कुछ ना कुछ पहले तो उसने सोचा सोचा होगा, जैसे मैंने बताया था, इसको कहते हैं पूर्व धारणा, मतलब पहले सोचा होगा तभी तो बोलेगा। पहले सोचोगे आप फिर ही तो बोलोगे, कुछ ना कुछ भी बोलोगे, तो उसके पीछे मतलब पहले की सोच क्या थी, तो वो ही वहाँ पर हमें दो अजम्पशन दी होती है। तो हमें क्या करना होता है, जो बोलने वाला है उसके हिसाब से देखना पड़ता है। इसमें अपने हिसाब से देखोगे तो गलत होगा। हम देखेंगे स्टेटमेंट में बोला है कुछ, तो उसने क्या बोला है, मतलब जो बोला है वो क्यों बोला है, क्या सोच के बोला है, वही हमारी अजम्पशन होती है। तो देखो बाकी ये है, बाकी देखो इसके क्या है, देखो ये रूल है, कुछ छोटे से रूल है, इसमें ज़्यादा रूल नहीं है। जो मैंने बताया ना वो करोगे तो उससे आपके बाकी रूल मैंने लिख दिए हैं। देखो अजम्पशन इज ऑलवेज इंडेफिनिट एंड पॉजिटिव। जो अजम्पशन होती है वो इंडेफिनिट होती है और पॉजिटिव। देखो सीधी सी बात है, आप कुछ बोलोगे तो आप कुछ सोच के ही बोलोगे, आप पॉजिटिव भी तो सोच के बोलोगे, नेगेटिव बोलने वाली भी होते हैं, मगर आप इसको मानना। और लिखा सम वर्ड लाइक सम, टू लार्ज एक्सटेंट, मैनी, मच, एग्जिट इन द अजम्पशन विल ऑलवेज बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब इम्प्लीमेंट होती है, इसको ट्रू मानते हैं अगर ये वर्ड आपके आ जाते हैं। तीसरा एनी अजम्पशन डैट इज कन्वेइंग द मैसेज, मतलब कोई आपकी अजम्पशन है जो कन्वे करता है, बताता है मैसेज को, इसके बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, नोटिस के बारे में, अपील के बारे में, डैट अजम्पशन ऑलवेज बी इम्प्लीमेंटेड, वो ट्रू होती है। मतलब कि मैं इसको भी करवाऊंगा आगे क्वेश्चन और आपको क्लियर होगा। ये लिख दिया, मतलब कि एक अजम्पशन होती है वो किसी एडवर्टाइजमेंट में लिखी है, एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़े होंगे काफ़ी, और एक नोटिस में लिखी रहती है, वो अपील में, तो वो अजम्पशन हमेशा मतलब आपकी पॉजिटिव मानी जाती है और उसको ट्रू मानते हैं। वो कैसे होगा वो आगे करेंगे। इफ़ एनी अजम्पशन इज टेकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब आपके भूतकाल और भविष्य के बारे में बताए, डैट अजम्पशन विल ऑलवेज बी एक्सप्लिटेड, मतलब कि वो आपका इंप्लीमेंट नहीं होता है, एक्सप्लिटेड मतलब वो फाल्स होती है। हम मतलब कि एक अजम्पशन से पीछे के बारे में और फ्यूचर के बारे में हम कुछ प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। और देखिए कंपेरिजन ऑलवेज रॉन्ग, आप कंपेयर मत करना कभी, आपको कंपेरिजन देखा तो स्टेटमेंट इसने बोल दिया और अजम्पशन में कोई कंपेरिजन की बात करिए तो वो भी गलत कर देना। इफ़ एनी अजम्पशन शोइंग द वर्ड लाइक सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब कि एजम्पशन वो सजेशन दिखाता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑलवेज भी इम्प्लीमेंटेड, वो ट्रू होता है, और री स्टेटमेंट इज नेवर इम्प्लीमेंटेड। तो ये तरीके के हैं, बाकी देखो इससे ज़्यादा समझ नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब हमारे समझ आएगा। देखो ये देखो इसका हिंदी में लिख दिया मैंने, देखो अब देखो यहाँ से डायरेक्शन चालू होते हैं क्या, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इन ईच क्वेश्चन बिलो a given statement followed by two assumption, number 1 and number 2, consider the statement and decide which of the assumption is implemented, मतलब उसमें क्या इम्प्लीमेंट है, मतलब अंतर्निहित है। तो देखो ओनली ये तो कर लेंगे। तो इस तरीके से देखो पहले मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, 10 क्वेश्चन है आज के, देखो हिंदी में लिखा है, तो 10 क्वेश्चन को देखो पढ़ेंगे, अब एक एक करके पढ़ेंगे ना आराम से तो ज़्यादा समझ आएगा। देखो पहला देखो क्या है, वो देखो स्टेटमेंट है। तो देखो मैंने बताया जब भी स्टेटमेंट आएगा और यहाँ पढ़ोगे अजम्पशन, तो हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये जो एक स्टेटमेंट किसी ने कहा होगा, तो इसके पीछे उसका सोचने का कारण क्या है, क्या समझ के बोला, तो वही हमें डिसाइड करना पड़ेगा इन दो पॉइंट से, अपने से नहीं लेना, वो हमें बोलने वाले के हिसाब से लेना है, जो मतलब कि बोल रहा है उसने क्या सोच के बोला है। देखो अब मैं पढ़ता हूँ, इसको बहुत आराम से करना पड़ता है। देखो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल, ठीक है, कैन नॉट बी ओनली क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल कैरियर इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है,
ये किसी ने एक लाइन कह दी, कुछ सोच समझ के तो बोलेगी कि स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल, मतलब कि आपको पता है आईटी टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ये आईटी की बात कर रहा है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल है जिसके पास, कैन नॉट बी ओनली, वो सिर्फ वो ही नहीं है क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल कैरियर इन द फील्ड ऑफ आईटी। मतलब कि ये है कि अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस है, तो वही एक ओनली मात्र नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो देखो हम पढ़ते हैं, assumption है ब्राइट कैरियर्स इन आईटी आर नॉट लाइकली ओनली विद स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग। देखो जो मैंने कहा वही इसने यहाँ पर घुमा फिरा के कह दिया, इसको समझने की कोशिश करो। ब्राइट कैरियर इन आईटी, जो आपके उज्जवल कैरियर होता है, मतलब कि ब्राइट कैरियर होता है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर नॉट ओनली लिंक्ड विद, वो सिर्फ इससे ही लिंक्ड नहीं है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल है, ठीक है, तो कुछ और भी हो सकता है, यही तो बात करी थी। अभी देखो हम पढ़ेंगे इसको। इफ़ अ पर्सन हैज़ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, मतलब एक पर्सन के पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है, एज वेल एज उसके साथ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल, और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल है, ओनली देन वुड बी सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल होगा। देखो इसके अंदर ना आप समझो, ये आपका बहुत छोटा क्वेश्चन है मगर अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखो क्या है, मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा, देखो मान लो किसी ने एक्स वाई जेड ने एक स्टेटमेंट कह दी कि इसने कह दिया कि स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल है, वो ओनली क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि वो ये नहीं है कि आपके मतलब जिसके पास स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग आती है, वो सिर्फ सक्सेसफुल कैरियर होगा उसका किसमें, आईटी में। तो उसने कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो देखो इसमें कह क्या रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल से ही आपका करियर सक्सेसफुल नहीं होगा, तो कुछ सोच के बोला होगा, तो उसके पीछे क्या सोचा होगा, ये देखो स्टेटमेंट में, ब्राइट कैरियर आईटी में आर नॉट लिंक्ड ओनली विद स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग, तो यही तो बात कही है इसने, यही यही तो कहा है। देखो कि इसने कहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल से ही आगे कैरियर डिसाइड नहीं हो सकता आईटी में, मतलब इसके अलावा भी हो सकता है, इसका मतलब तो यही है। तो यही तो यहाँ पर कह रहा है, ब्राइट कैरियर आईटी आर नॉट लिंक्ड विद द स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल, तो ये बिल्कुल मेरा सही होना चाहिए इम्प्लीमेंट, ये बात है। देखो क्या बोल रहा है, इफ़ अ पर्सन हैज़ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, एक पर्सन के पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है, एज वेल एज प्रोग्रामिंग स्किल स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग, ओनली वैन वुड बी सक्सेसफुल। देखो ये तो इसका अपोजिट ही बोल दे रहा है, यहाँ पर तो वो मना कर रहा है कि भाई इससे क्राइटेरिया नहीं है, और यहाँ पर कह रहा है उसी से क्राइटेरिया है, तो ये मेरा गलत है। इसके पीछे अगर ये नेगेटिव, देखो आप वही वाली बात आ गई ना जो हमने पढ़ा था, क्या हमेशा जो स्टेटमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी, तो उसने कुछ पॉजिटिव सोच के ही बोला होगा, ये मानना है आपको, नेगेटिव सोच के नहीं, पॉजिटिव बोली होगी, ये पॉजिटिव है ये तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर तो कह रहा है कि प्रोग्रामिंग स्किल से ही, मतलब आपके पास अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल है तो उससे ही आपका ब्राइट कैरियर नहीं होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बोल दिया, देखो यह क्या कह दिया, यहाँ पर कह दिया प्रोग्रामिंग स्किल है तभी, ओनली तभी वो आपका कैरियर सक्सेसफुल होगा, ये बात गलत है। अगर ये वाली बात बोलता तो ये बोलता, नहीं तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें पहला इंप्लीमेंट होना चाहिए। देखो इसको अब हिंदी में पढ़ लो, अगर ये समझना है तो इन क्वेश्चनों को हिंदी में पढ़ ले करो, हिंदी में भी अवेलेबल होते हैं ये आपके एग्जाम में, देखो पर इंग्लिश में ज़्यादा ईजी होता है, हिंदी की लैंग्वेज ना थोड़ी कठिन हो जाती है, पढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकीकरण, मतलब आईटी के क्षेत्र में सफल प्रोग्रामिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग के लिए मजबूत, मतलब सफल प्रोग्रामिंग के लिए मजबूत प्रोग्रामिंग कौशल ही एक मापदंड नहीं हो सकता। वही कहा है, मतलब कि जो मैंने बताया था, पहला बोल रहा है आईटी में उज्जवल कैरियर के लिए मजबूत प्रोग्रामिंग कौशल के साथ ही नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल सही है, यही तो बात है इसकी कहने का मतलब, यही तो स्टेटमेंट सोच के बोला कह रहा है कि भाई एकमात्र, मतलब आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल अच्छे हैं तो उसी से आपका, मतलब कि ये नहीं है कि आपके प्रोग्रामिंग स्किल अच्छे हैं तो अदर वर्ड में क्या कह रहा है ये, कि प्रोग्रामिंग स्किल नहीं अच्छे हैं तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, यही अंतर्निहित है इसके अंदर। तो यही तो बात इधर कह दी इसने। पर यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति के किसी के पास उत्कृष्ट, मतलब कि संचार कौशल और साथ साथ मजबूत प्रोग्राम कौशल है, तो वह तभी है, देखो एक वर्ड तो वो तभी सफल होगा, इसका अपोजिट कह दिया और ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन गई, तो ये गलत है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं, बोलने वाले के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो देखो इसका ओनली मेरे हिसाब से वन होना चाहिए, बाकी आंसर इसका लिखा होगा, ये देखो इसमें देखो ओनली, इस देखो आपको कौन सा ऑप्शन टिप करना पड़ेगा, ओनली अजम्पशन वज वन इज इम्प्लीमेंटेड, मतलब जो कहने का है इसके अंदर जो बात कही गई है उसके अंदर अंतर्निहित क्या सोच के कहा गया है वो सिर्फ वन है, सेकंड क्यों नहीं है आप समझ गए। देखो अभी हम इसका एक क्वेश्चन करा है, जब हम इसके मतलब इसके भी मैं आपको 50+ से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, तो जब आप धीरे धीरे समझोगे ना तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखो स्टेटमेंट है, अजम्पशन है, देखो क्या है, द एग्जामिनेशन द मैक्सिमम IS एग्जामिनेशन सिलेक्शन विल बी फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन,
ए डायरेक्टर ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर ने कहा, क्या कहा, जो मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन से होते हैं, इंस्टीट्यूशन से, संस्था से होते हैं। देखो इसमें क्या मतलब है, देखो ये डायरेक्ट ने कहा, ये भी हमको मानना है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब पॉजिटिव कुछ सोच के बोला होगा कि भाई हमारे ज़्यादा मतलब सिलेक्शन होता है ना जो हमारा, हमारे कोचिंग सेंटर से, वो हमारे होता है आईएएस का, तो उसके पीछे कहने का क्या होगा, अब हम उसके हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से नहीं सोचना। और उसका हिसाब का इसने 2 पॉइंट दिया है, क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन दिस इंस्टीट्यूट आर जीनियस, मतलब कह रहा है जो ज़्यादातर विद्यार्थी हैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो जीनियस हैं। ठीक है, समझो उसको। और क्या, टीचर्स ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट आर प्रिपेयरिंग देयर स्टूडेंट थ्रोली, मतलब कि जो आपके यहाँ पर जो क्या कहते हैं टीचर्स हैं, कोचिंग दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में आईएएस स्टूडेंट को, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से देते हैं। तो देखो इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, पहले में देखा क्या कह रहा है, देखो इसकी हिंदी भी पढ़ लेते हैं जब और समझ आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, अधिकतम आईएएस परीक्षा का चयन हमारे संस्था से होता है, एक कोचिंग संस्थान का निर्देशक ने कहा। ठीक है, तो इस संस्था में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र प्रतिभाशाली, मतलब जीनियस होते हैं। आप सोचो ये वाली बात कहेगा क्या, अगर मान लो इसमें समझो, मैं समझाता हूँ, देखो इसमें अगर ये कह रहा है, इसके सोच के कहो, अगर वो जीनियस ही होते तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों पढ़ते, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है। ये कहने का मतलब इसका पॉजिटिव ये है कि ये स्टेटमेंट कह रहा है तो उसने कुछ सोच के कहा होगा, उसने इसलिए कहा होगा कोचिंग संस्था के शिक्षक अपने छात्रों को अच्छी तरह से तैयार करते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से दूसरा होना चाहिए, पहला बिल्कुल ही आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका कहने का जो पीछे उद्देश्य है ना इसका, ये तो ये वाला है, क्योंकि भाई वो कह रहा है पॉजिटिव ही बोल रहा होगा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, कि जो हमारा संस्थान है उसमें हमारे जो मतलब कि टीचर्स है वो अच्छी तरह से स्टूडेंट को तैयार करते हैं, इसलिए तो सिलेक्शन होता है ज़्यादा। आप देखो इसमें कह रहा है कि हम वो अधिकांश जो है वो आपके टैलेंटेड होते हैं, और टैलेंटेड ही होते तो वो इस तरीके से क्यों कहेगा, इसमें तो संस्थान के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो वो इंस्टीट्यूट में ही क्यों पढ़ते, तो ये मेरा बिल्कुल गलत है। इसके पीछे का कारण मेरा ये कहने का, ये क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 2 इम्प्लीमेंट होगा। तो देखो इसमें सेकंड आंसर है। अब देखो हम थर्ड में पढ़ते हैं, देखो थर्ड में क्या है, देखो अगेन आपको स्टेटमेंट है, एक दो अजम्पशन दी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, देखो जब भी स्टेटमेंट और अजम्पशन आती है तो मुझे सोचना है स्टेटमेंट कहने वाले का पीछे मतलब कहना कहा है उसने, तो उसके पीछे का कहने का मतलब क्या है, उसने कहा कुछ सोच समझ के ही तो बोला होगा। अब देखो क्या सोच समझ के बोला, मैं पढ़ता हूँ देखो, ओवर आ क्रिकेटिंग कैरियर most player would do well to remember that there is only one thing that overcome hard luck हार्ड वर्क। देखो ये छोटी सी लाइन करी है, ओवर अ क्रिकेटिंग कैरियर, मतलब क्रिकेटिंग कैरियर में ज़्यादातर प्लेयर वुड डू, उनको याद रखना चाहिए डैट देयर इज़ ओनली थिंग, एक ही थिंग है, ओवरकम है कर सकते हैं हार्ड लक, हार्ड वर्क के द्वारा, ये कह दिया। अब देखो क्या इसका मतलब क्या है, इफ़ अ क्रिकेटर इज़ हार्ड वर्किंग, ही सी कोई भी हो सकता है, कैन ईजीली टैकल द टफेस्ट फेस ऑफ हिज क्रिकेटिंग कैरियर। ठीक है, एक क्रिकेटर राइट हिज और हर ऑन डेस्टिनेशन बाई हार्ड वर्क। देखो आप समझो इसको, जब तक मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में और देखो क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, एक क्रिकेट कैरियर के दौरान अधिकांश खिलाड़ी को ये याद रखना चाहिए कि वे केवल एक ही चीज़ है, कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम ही मार देता है, मतलब कि आप कड़ी मेहनत करोगे ना, कड़ी मेहनत से ही, कड़ी परिश्रम से ही आप वहाँ पर सफल हो सकते हो। ये किसी ने स्टेटमेंट कह दी, इसके पीछे क्या आपका रीज़न हो सकता, मतलब कि रीज़न नहीं, अजम्पशन क्या हो सकती है, बोलने के पीछे कुछ तो उसने पहले सोचा होगा। उसने सोचा होगा क्या, पहला ये बोल रहा है यदि कोई क्रिकेटर कड़ी मेहनत करता है तो वह अपना क्रिकेटिंग कैरियर में सबसे अधिक कठिन चरणों में आसानी से मतलब कि सफल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, जब भी तो कहा है आप कड़ी मेहनत करोगे तभी तो क्रिकेटिंग कैरियर में आप ऊपर जाओगे। एक क्रिकेटर कड़ी मेहनत से अपना भाग्य खुद लिखता है, वही बात है, सेम चीज़ कह दी, अगर कड़ी मेहनत करोगे तो आप सक्सेस ज़्यादा होगे। तो देखो यही मेरे ना इन दोनों स्टेटमेंट में बोला गया है। तो जो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्टेटमेंट बोला है तो इसके पीछे अजम्पशन यही होगी, मतलब कि इसके अंदर जो अंतर्निहित बातें होंगी ना वो यही होंगी, दोनों सही होनी चाहिए। ठीक है, यही मेरा आंसर दो बहुत होना चाहिए, देखो यहाँ पर बहुत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, देखो क्या मतलब है, देखो थोड़ी सा बड़ा स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है द केस ऑफ मारियन जोन्स
क्लियरली इंडिकेट, एक केस होगा इनका, वो क्लियरली इंडिकेट करता है डैट इफ टेकिंग ड्रग्स प्ले आ वाइटल रोल, मतलब कि इफ यदि ड्रग्स लिया जाए ये वाइटल रोल प्ले करता है इन परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, देयर इज एब्सोल्युटली नो यूज ऑफ स्पेंडिंग टाइम टू वॉच द एथलेटिक्स इन ओलंपिक गेम। देखो इसको पढ़ते हैं, ये किसी ने स्टेटमेंट बोल दी, कह रहा है एक केस है जो आपका इसके बारे में बताता है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है, वो दर्शाता है यदि आप ड्रग लोगे तो आप परफॉर्मेंस अच्छी करोगे, मतलब परफॉर्मेंस एथलीट की अच्छी हो जाता है। आगे बोलता है देयर इज नो एब्सोल्युटली देयर इज एब्सोल्युटली नो यूज़, कोई यूज़ नहीं है इफ इस ऑफ स्पेंडिंग टाइम, आप टाइम स्पेंड करो द एथलीट इन ओलंपिक में। तो ये है, देखो अब देखो इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है, क्रिकेटर्स, हॉकी प्लेयर एंड फुटबॉलर आर नॉट इन्वॉल्व इन डोपिंग, सो वी कैन स्पेंड टाइम टू वॉच द सच गेम। देखो इधर कुछ कह रहा है, इधर आप समझो इसको, एशियन एथलीट्स डू नॉट विन मेडल बिकॉज दे रिफेन फ्रॉम टेकिंग ड्रग्स। आगे पढ़ते हैं, देखो हिंदी में, देखो यहाँ पर क्या है, देखो मैरियन जोन्स का मामला स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है कि यदि ड्रग्स लेना एथलीट के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो ओलंपिक में एथलीट को देखने के लिए समय बिताने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो क्रिकेटर, हॉकी, फुटबॉल में डोपिंग शामिल नहीं है, इसलिए हम इन खेलों को देख सकते हैं। देखो ये तो कुछ भी मतलब ही नहीं है, यहाँ पर तो देखो ओलंपिक होते हैं तो उसमें सारे खेल होते हैं, तो इनकी बात तो उसने बोल के सोच के बोली ही नहीं होगी, ये तो मतलब ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला है एशियाज एथलीट पदक नहीं जीते क्योंकि वे ड्रग्स नहीं लेते, ये भी देखो ये भी कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या, आप यहाँ पर ये सोच के तो उसने बोला ही नहीं होगा कि एथलीट मतलब कि अगर पदक नहीं जीत रहे तो ड्रग्स नहीं लिया होगा, तो ये बिल्कुल दोनों मेरी नाइदर नोर होनी चाहिए, इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। अगला चलते हैं, देखो अगेन छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट है अजम्पशन, तो मतलब कहने वाले का इसमें पढ़ लेंगे। देखो ए रिलायंस फ्रेश रिटेल स्टोर वाज अटैक्टेड बाई वेजिटेबल वेंडर इन रांची, इसका मतलब है एक रिलायंस फ्रेश का मतलब रिटेल स्टोर है, उस पर अटैक कर दिया, किसके द्वारा, वेजिटेबल वेंडर जो सब्जी बेचते हैं वहाँ पे, कहाँ पर, रांची में। ये स्टेटमेंट किसी ने बोल दी, अब इसे इसके पीछे उसके बोलने का मतलब क्या, यही हमें बताना है, क्या वो क्या सोच के बोली होगी, रिलायंस फ्रेश हैज़ अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ लोकल वेजिटेबल वेंडर। देखो रिलायंस वेंडर ने आपके जो लोकल वेंडर है उनकी लाइवलीहुड मतलब आजीविका को प्रभावित किया है। रिलायंस फ्रेश स्टोर आर बिल्ड इन द टीकी पॉल्यूशन एरिया, तो देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब मैं समझता हूँ, अगर आप सोचोगे ना, देखो इसके करने का वही तरीका, मैंने दो तीन पॉइंट बनाए हैं, आप रूल भी नहीं पढ़ोगे तब भी इजीली कर दोगे, मतलब कि जो कहने वाला है ना, आप सोचो उसने कोई क्या सोच समझ के बोला है, तो उसने जो समझ के बोला है वो अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप उसकी तरफ से सोचो, अपनी तरफ से नहीं। देखो पढ़ते हैं, रांची में सब्जी विक्रेताओं द्वारा एक रिलायंस फ्रेश रिटेल स्टोर पर हमला किया गया, मतलब किन्होंने किया है, ये सब्जी विक्रेताओं ने, ठीक है। रिलायंस फ्रेश ने स्थानीय सब्जी विक्रेताओं की आजीविका को प्रभावित किया। आप देखो, हाँ देखो, अगर ये लोग एक स्टोर पे, फ्रेश मतलब कि स्टोर है उसका नाम है, उस पर हमला कर रहे हैं, क्यों कर रहे होंगे, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी आजीविका को उन्होंने खतरा होगा, उससे प्रभावित किया है, वो कम पे बेच रहा होगा, तो ये इसलिए तो हमला करा है, तो इसलिए स्टेटमेंट इसलिए ये ठीक है। अब देखो रिलायंस फ्रेश स्टोर घनी आबादी वाले इलाके में बने हैं, तो देखो इससे तो कोई मतलब नहीं, अगर अगर वो बोल रहा है कोई किसी ने मतलब सब्जी बिक रहा था, उन्होंने एक रिटेल स्टोर पे हमला कर दिया, तो क्या वो घनी आबादी वाले ये सोच के बोला होगा, ये नहीं, इसमें ये इसकी बात में इसका ये मतलब है, अंदर अंतर नहीं, तो मतलब कि इम्प्लीमेंट ये वाली बात है ना, कि फर्स्ट मेरा ट्रू होगा, सेकंड वाला मेरा बिल्कुल गलत होगा, तो देखो इसमें ओनली अजम्पशन इज़ वन इम्प्लीमेंटेड। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन थोड़े और अच्छे स्टार्ट होते हैं, ये लेटेस्ट है, आप इसको ईजिली कर लोगे क्योंकि ये लेटेस्ट है, और आप देखो अच्छी तरह समझोगे। देखो क्या लिखा है, डू नॉट इंटर, avoid the risk of getting infected with the coronavirus disease, written outside the quarantine ward number 2, meant only for coronavirus is of a hospital। देखो क्या मतलब है इसका कहने का, एक मतलब कि हॉस्पिटल उसके बाहर लिखा हुआ था, बाढ़ के बाद डू नॉट इंटर, इंटर मत करो, अवॉइड द रिस्क, रिस्क से बचो, फॉर गेटिंग इन्फेक्टेड, ताकि आप इन्फेक्टेड ना हो विथ कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस डिजीज़, एक मतलब कि क्वारंटाइन वार्ड के बाहर लिखा है, क्योंकि उसके अंदर जो ओनली मेंट फॉर कोरोना वायरस हॉस्पिटल, जो कि वार्ड नंबर 2 में है ना, ज़्यादातर कोरोना वायरस पेशेंट है, तो किसी ने ये स्टेटमेंट बोल दिया है,
तो स्टेटमेंट क्या बोलिए, एक तरीका का ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, जैसे हमने पढ़ा था ना एडवर्टाइजमेंट होता है, या आपके सरकार की कोई आपको सूचना दी गई है, तो इस तरीके से आपको एक मतलब कि वार्न किया गया है। तो ये क्या सोच के करा होगा, इसके पीछे देखो वार्न करने के पीछे क्या मतलब होगा, जिसने ये स्टेटमेंट लिखी है गवर्नमेंट ने लिखी होगी, किसी ने तो लिखी होगी है। देखो डिजीज इज कोरोना वायरस इज कॉन्टीजियस, मतलब कि जो डिजीज है आपकी पता है कोरोना वायरस वो क्या है, संक्रमण होती है, मतलब वो फैलती है, इसलिए लिखा है क्या। देखो सोचो क्या लिखा है, ऑल द पेशेंट इन वार्ड नंबर 2 सफ़र फ्रॉम डिजीज कोरोना वायरस। जो वार्ड नंबर 2 में हैं वो सारे के सारे कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। तो देखो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मुझे पता है क्यों कर लोगे, ये आपका रिसेंट का है। तो देखो इसका मैं हिंदी में बता देता हूँ। ये नोटिस पे लिखा हुआ कोरोना वायरस रोग से संक्रमित होने के लिए जोखिम से बचें, वार्ड नंबर 2 पर लिखा था एक अस्पताल में, इसलिए इसमें केवल मतलब केवल कोरोना वायरस के ही लोग हैं। तो क्या है, कोरोना वायरस से मतलब कि एक दूसरे से फैलता है, इसलिए हाँ बिल्कुल सही है। सभी रोगी रोग जो वार्ड नंबर 2 में जभी तो लिखा गया है, तो इसमें मेरे देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, दोनों इंप्लीमेंट होंगे तभी तो लिखा है। देखो इसके वार्ड नंबर 2 पे मैंने देखो यहाँ पर चलते हैं इंग्लिश में, वार्ड नंबर 2 के बाहर लिख दिया, ये पढ़ गए आप पूरा कि आप यहाँ पर इंटर मत करो, इन्फेक्शन का डर है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्वारंटाइन नंबर 2 है, वार्ड नंबर 2 में वहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट है। ये क्या सोच के लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि भाई ये डिजीज है, पता ही है आपको, ये आपके संक्रमण से मतलब एक दूसरे के संपर्क से फैलती है, और सारे पेशेंट है वो इसके अंदर है वार्ड नंबर 2 में, तभी तो लिखी है कि आप वार्ड नंबर 2 यही समझ के तो लिखी है। तो इसमें मेरी दोनों इंप्लीमेंट होगी, ये काफ़ी आपको इजी समझ आया होगा क्योंकि ये लेटेस्ट है। देखो बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लीमेंटेड, ऐसे ऑप्शन होगा लिख देना। अब देखो अगेन एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या लिखा है, इन सिटी जेट, ठीक है, पीपल प्रेफर टू बाई कार एक्स इंस्टीड ऑफ कार वाई। देखो समझो, एक सिटी जेड है, वहाँ के लोग हैं ना प्रेफर, वो प्रेफर करते हैं कार एक्स को, कोई नाम होगा वाई के स्थान पर, एज आगे सेंटेंस बनता है क्योंकि एक्स कार है, हैज़ जर्मन टेक्नोलॉजी, उसकी जर्मन टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी एडवांस, जो काफ़ी एडवांस है। ये स्टेटमेंट किसी ने बोल दी, क्यों बोली है, अब देखो पढ़ते हैं, कार्स विद जर्मन टेक्नोलॉजी आर प्रीसीटेड टू बेटर देन अदर कार्स इन सिटी जेड। कहने का मतलब ये है, जो कार है ना जर्मन टेक्नोलॉजी वाली, कार विद जर्मन टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादा अच्छी है अदर कार इन जेड में, तभी तो प्रेफर कर रहे हैं। सोचो ये क्या लिखा, हैड जर्मन टेक्नोलॉजी बीन प्रेजेंट इन कार वाई, यदि कार, ये आपकी बता रहा है बोल रहा है, यदि क्या कहते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी वाई में आपकी कार वाई में हो जाए, पहले ये एक्स कार को प्रेफर कर रहा है वाई के जगह, ऑल्सो सेल वुड बी क्रोस्ट एक्स कार, मतलब कि वो क्या कहते हैं एक्स कार से भी ज़्यादा बिकेगी। ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी हिंदी बताता हूँ, ये भी वैसे इजी क्वेश्चन है काफ़ी, अभी तो इजी रखे हैं। देखो क्या बोल रहा है, शहर जेड में लोग कार वाई के बजाय एक्स को खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि कार एक्स में जर्मन टेक्नोलॉजी अच्छी है। देखो इसके कहने का मतलब क्या होगा, जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक वाली कारों में ये देखो जेड आएगा, जेड के तुलना में बेहतर है। देखो ये तो बिल्कुल सही है। देखो अगर एक एक्स है, ये सिटी वाई है, इसमें आप ना ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, कार एक्स को खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वाई के स्थान पे, भाई वो अच्छी होगी जब तो खरीदेंगे, तो यही बात यहाँ पर है, यही सोच के किसी ने बोली है लाइन। और लिखा है अगर, मतलब कि देखो किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की। मैंने बताया था जब भी फ्यूचर की बात आ जाए आप इसको गलत कर दो, हम फ्यूचर के बारे में कैसे कह सकते हैं, अगर हम कार की वाई को, हम मतलब कि वाई को एक्स की टेक्नोलॉजी दे दें तो वो बढ़ जाएगी, तो हम फ्यूचर की नहीं कर सकते। मैंने बताया था ना पास्ट और फ्यूचर वो पॉइंट भी इसमें इम्प्लीमेंट हो गया। तो मेरा क्या होना चाहिए, ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लीमेंट। क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से हम साथ साथ में क्या कहते हैं इसके पॉइंट भी सीखते जा रहे हैं, हमने कोई रटा नहीं है कि यही पॉइंट लेना है, हम ना अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो ये भी बहुत ईजी है, सारे सारे ईजी होते करोगे ना धीरे धीरे, अभी हमें 50 से ज़्यादा करने सब समझ आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, रेलवे डज नॉट प्रोवाइड कंसेशन टू एनी वन ऑफ द ट्रैवलिंग टू सर्टन हॉलीडे डेस्टिनेशन, मतलब कि जो रेलवे है वो प्रोवाइड नहीं करता कंसेशन टू एनी अदर ट्रैवलिंग, मतलब उसके अलावा, एनी अदर मतलब उसके अलावा, टू सर्टन हॉलीडे डेस्टिनेशन। अब क्या, रेलवे सर्विस आर अवेलेबल, जो रेलवे सर्विस है अवेलेबल है फॉर ट्रैवलिंग टू दिस होली डेस्टिनेशन, मतलब कि रेलवे की जो सर्विस है ना इस जो ऊपर वाली होली डेस्टिनेशन के लिए अवेलेबल है। रेलवे प्रोवाइड कंसेशन टू सर्टन पर्सन फॉर ट्रैवलिंग टू प्लेस अदर देन हॉलीडे डेस्टिनेशन। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको समझो, मैं हिंदी बता देता हूँ इसकी। क्या लिखा है, रेलवे की कुछ जो है ना डेस्टिनेशन यात्रियों के लिए मतलब रियायत प्रदान कर रही है, मतलब कुछ छूट दे रही है, किसके लिए, हॉलीडे के लिए सिर्फ,
इस अवकाश में मतलब कि जो आपके ट्रैवलिंग यात्रा के दौरान ये रेल उपलब्ध है। मतलब कि ये देखो, अगर देखो उसको समझो, इसके अंदर क्या कहने का मतलब है। देखो अगर रेलवे क्या कहते हैं, वो देखो पहले पढ़ लेते हैं। रेलवे कुछ विशेष व्यक्तियों को छुट्टी स्थलों के अलावा इस पे कंसेशन प्रदान करेगा। देखो याद, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो क्या लिखा है, रेलवे किसी को भी कंसेशन नहीं दे रहा एनी अदर ट्रैवलिंग सर्टन हॉलीडे, मतलब कि हॉलीडे डेस्टिनेशन के द्वारा। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। देखो रेलवे सर्विस आर अवेलेबल फॉर ट्रैवलिंग, मतलब देखो इसके रीज़न भी हम कहेंगे। अजम्पशन क्या होता है इसके पीछे, देखो अजम्पशन यही है कि इसका मतलब ये है कि इस लाइन से ये पता चल रहा है हमें कि अगर मतलब कि रेलवे होली डेस्टिनेशन के लिए कंसेशन दे रहा है, कुछ छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब वो अवेलेबल है तभी तो कंसेशन दे रहा है, मतलब कि छूट दे रहा है। तो ये तो पॉइंट सही है, इसके अंदर अंतर्निहित है, इम्प्लीमेंटेड है। और देखो क्या लिखा है, रेलवे प्रोवाइड कंसेशन टू अदर सर्टन पर्सन ट्रैवलिंग टू प्लेस अदर देन हॉलीडे। तो ये बिल्कुल बात गलत है। मतलब इसमें कहने का मतलब इसके अलावा किसी को दे रहा है, तो ये तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब इसमें तो इससे बात सोच के बोली नहीं गई होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट मेरा इंप्लीमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो फर्स्ट ही है इसके अंदर। आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या लिखा है, देखो लिखा है ट्रैवलर्स विद अ टिकट फॉर सेकंड क्लास, जो ट्रैवलर्स हैं सेकंड क्लास में सफ़र करते हैं, इफ़ फाउंड ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास, अगर वो पहली क्लास में सफ़र करते हैं कंपार्टमेंट में, वुड बी पेनलाइज्ड, वो पेनलाइज्ड होंगे, मतलब उन्हें पेनल्टी मिलेगी। नोटिस इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ अ ट्रेन, मतलब ये लिखा पड़ा, देखो नोटिस है, क्या लिखा था। अगर देखो इजी गया अगेन, जो ट्रैवलर हैं वो सेकंड क्लास का टिकट लेके फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, तो उनको हम पनिशमेंट देंगे। एक कंपार्टमेंट होता है उसके बाहर लिखा है ट्रेन के। तो देखो इसके पीछे कहने का मतलब क्या हो सकता है, क्या अजम्पशन होती है कहने वाले की। ये हो सकती है क्या, ट्रैवलर विद अ टिकट फॉर द फर्स्ट क्लास ऑल्सो नॉट अलाउड द ट्रैवलर इन सेकंड क्लास। मतलब ये मतलब है अगर किसी के पास मान लो फर्स्ट क्लास का टिकट है, तो क्या वो सेकंड क्लास में नहीं आ सकता। सोचो इसके बारे में। इंस्पेक्शंस आर कैरिड आउट इन द ट्रेन टू चेक टिकट्स, मतलब कि इंस्पेक्शन जारी है टिकट चेक करने के लिए। देखो इसको सोचो, जब तक हम इसके आगे के पढ़ते हैं क्या लिखा है इसकी हिंदी में। देखो प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करते पाए गए जाने वाले दूसरी श्रेणी के टिकट वाले यात्री को दंडित किया जाएगा। एक ट्रेन के बाहर नोटिस लिखा था डिब्बे कंपार्टमेंट में। इसका मतलब ये प्रथम श्रेणी के, किसी ने कह दिया, क्या सोच के कहा होगा, कुछ उससे पहले उसकी सोच तो होगी, कहा होगा ये सेंटेंस। प्रथम श्रेणी के टिकट वाले यात्रियों को द्वितीय श्रेणी के टिकट यात्रा में अनुमति नहीं। देखो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। आप देखोगे ये कह के सोच के तो उसने कहा नहीं होगा कि आपके पास पहले की यात्री है दूसरे में सफ़र नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए तो लिखा नहीं है कि आप पहले की लोगे तो दूसरे में सफ़र कर सकते हो। वो तो आप कर सकते हो क्योंकि देखो पहले फर्स्ट क्लास के टिकट है, सेकंड में कर सकते हो। ये सोच के तो बोला नहीं है क्योंकि ये नोटिस है। ये देखो डिब्बों के जांच के लिए ट्रेन मतलब कि इंस्पेक्शन होगा, ये बिल्कुल सही है। मतलब इसका मतलब कि हमारा इंस्पेक्शन हो रहा है, जब भी तो बाहर लिखा है कि इस तरीके से। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, इंस्पेक्शन कैरिड आउट इन द ट्रेन चेक द टिकट, जब भी तो लिखा है कि उसमें चेकिंग होती है। अगर आप पकड़े गए तो आपको पनिशमेंट पेनल्टी मिलेगी, तो इसमें दूसरा होना चाहिए। देखो सेकंड इसमें इंप्लीमेंट है। देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखो पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट दे दिया, द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव रिमेन्ड अनचेंज ओनली, देखो ये ओनली इन नाइजीरिया सिंस लास्ट 3 ईयर। इसका मतलब है देखो जो प्राइस हैं किसके, पेट्रोल के और डीजल के, वो चेंज नहीं हुए हैं पिछले 3 सालों में नाइजीरिया में। तो ये किसी ने स्टेटमेंट कह दी, इसके पीछे कहने का क्या मतलब, इसके पीछे सोच पूर्व धारणा क्या होगी। उसने कुछ सोच समझ के बोला होगा कहने वाले ने। देखो क्या हो सकता है, पेट्रोल एंड डीजल प्राइस हैव चेंज एल्सवेयर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेज। इसका मतलब है जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो कहीं पर तो चेंज हुए हैं वर्ल्ड में 3 ईयर में। इसको सोचो। और जब तक आगे पढ़ते देखो, बिफोर दिस 3 ईयर, मतलब इन 3 ईयर से पहले पेट्रोल एंड डीजल आर अवेलेबल एट प्राइस डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट रेट, मतलब कि ये आपके इन 3 सालों से पहले आपके डिफरेंट प्राइस थे। देखो आगे पढ़ते हैं, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखो क्या लिखा है, पिछले 3 सालों में केवल नाइजीरिया, केवल लिखा है ना, केवल, ये नाइजीरिया की बात कर रहा है, कोई सी भी कंट्री हो सकती है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब वो फिक्स्ड रहे। तो मतलब 3 साल के दौरान दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें में कई बदल हुए हैं, बिल्कुल सही है। देखो इसमें लिखा है नाइजीरिया की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, किसी ने बोला कि भाई नाइजीरिया में, केवल नाइजीरिया में आपके चेंज नहीं हुए, तो मतलब कहीं ना कहीं तो चेंज हुए होंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है।
तभी तो ओनली बोला, इसने ओनली वर्ड क्यों लगाया, नहीं ओनली नहीं लगाता तो बात अलग होती। इन 3 साल की अवधि से पहले, मतलब कि नाइजीरिया की बात करें, पेट्रोल डीजल के मौजूदा दरों में अलग अलग कीमत में उपलब्ध है। अब लिखा है ना, देखो लास्ट 3 ईयर में चेंज नहीं हुआ था, उससे पहले तो चेंज हुआ, बिल्कुल सही है। तो इसमें मेरे दोनों इंप्लीमेंट होने चाहिए। देखो ये मेरा आंसर है। देखो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं जिस तरीके से हमने सॉल्व करे हैं। इसमें देखो 2-3 चीज़ मैंने बताई स्टार्टिंग में, उसका ध्यान रखना। पहले तो आपको इसमें स्टेटमेंट अपने हिसाब से नहीं सोचना, ये सोचना है देखो कोई भी कह रहा है तो उसने सोच समझ के बात तो कही क्योंकि उसके पीछे पूर्व धारणा क्या है कहने की, तो वो मानना है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, उसका ध्यान रखना। बाकी देखो इसके 10 क्वेश्चन करें आज हमने। ये पीडीएफ है ना, यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम है और यूट्यूब चैनल का नाम भी सेम है। आप यहाँ कर क्या करना, इसको सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि देखो आपको जितनी भी वीडियो मिलेंगी जब सारी यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो मिलती रहे। और देखो करना क्या है, देखो आज जो हमने, देखो इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है कोर्स ऑफ एक्शन की, जिन्होंने स्टूडेंट ने देखा उनके लिए ठीक है, नहीं तो वो रिवाइज कर लेना। और देखो जो मैंने आज कराया ना, इसकी पीडीएफ निकाल लेना। पीडीएफ निकालने के बाद क्या करना, खुद करना पहले, और फिर अगर समझना है और तो आप 1-2 बार और वीडियो देखना, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग ना काफ़ी मतलब कि कठिन होता है और ये आपके एग्जाम में काफ़ी मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसको 2-3 बार को वीडियो को कर लेना, देख लेना, तो आपकी समझ आ जाएगा किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं। आज तो देखो मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कराए हैं, देखो अगली क्लास में भी मैं 10 ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसका लेवल जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते हुए फिर जिस तरीके से प्रीवियस क्लास में करते कोर्स ऑफ एक्शन में, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे। इस तरीके से हम 50+ और ज़्यादा भी हो सकते तरीके से करेंगे। देखो आज की क्लास को एंड करेंगे, अब इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मिलेंगे।